दोस्तों ज़रा सोच करके देखिए कि अगर कोई भी जवान लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाए तो फिर उसके घर परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी। दरअसल आज की कहानी में एक लड़की जो अपने घर से गायब ही नहीं होती है बल्कि ठीक 6 महीनों के बाद वापस अपने घर भी चली आती है। पर इन 6 महीनों के अंदर उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है, जब इसकी पूरी कहानी अपने परिवार वालों को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई है। दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद शहर की। दरअसल फरीदाबाद का एक इलाका पड़ता है नेहरू कॉलोनी, और इसी नेहरू कॉलोनी की रहने वाली है मंजू देवी। मंजू के परिवार में सिर्फ उसके 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है संजय और छोटा बेटा अजय। संजय जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। मंजू के पति रूप सिंह की जो कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल संजय जो भी पैसा कमाता है उन पैसों से बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 16 अगस्त 2018 की शाम के वक्त। दरअसल संजय जो अचानक कहीं गायब हो जाता है। देर रात तक भी संजय जब घर पे वापस नहीं आता है, मंजू अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करती है, पर अब संजय का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से मंजू भी काफ़ी परेशान हो जाती है। जैसे तैसे पूरी रात गुजारती है। जैसे ही सुबह होती है, मंजू जाकर के संजय के दोस्तों से मुलाकात करती है और फिर उनसे अपने बेटे के बारे में पूछती है। इस पे संजय के दोस्त मंजू को जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल संजय कल शाम को सलीम खान के साथ शराब पार्टी करने के लिए गया था। संजय के दोस्त जब सलीम खान का नाम लेते हैं तो सलीम खान का नाम सुन करके मंजू को भी बड़ा अजीब सा लगता है। दरअसल मंजू अपने बेटे पे ही गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर उसे शराब पार्टी के लिए जाना ही था तो क्या उसे सलीम खान ही मिला था। सलीम जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो मंजू के ही पड़ोस का रहने वाला है। सलीम के पिता का नाम है जफरुद्दीन खान। दरअसल जफरुद्दीन के परिवार में उसकी पत्नी मदीना बेगम के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है सलीम खान और बेटी का नाम है वहीदा। वहीदा जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। संजय के दोस्त जब सलीम खान का नाम लेते हैं, उसके बाद से मंजू अब पड़ोस के रहने वाले सलीम खान के घर पर जाती है और फिर सलीम से अपने बेटे संजय के बारे में पूछती है। इस पे सलीम भी मंजू को जवाब देते हुए कहता कि हाँ आंटी, कल शाम को संजय मेरे साथ पार्टी करने के लिए गया तो था, लेकिन पार्टी को बीच में ही छोड़ करके न जाने कहाँ चला गया। हालांकि सलीम खान जब इस तरह की बातें कहता है, मंजू को उसके बातों पे यकीन नहीं होता है। न जाने क्यों मंजू को लगता है कि शायद सलीम खान ने ही उसके बेटे को गायब किया है। दरअसल इसके बावजूद भी मंजू हर जगहों पे अपने बेटे की तलाश करती है। 2 दिन का और भी समय गुजर जाता है और जब संजय का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार 19 अगस्त को डबुआ कॉलोनी थाने में जाती है और अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से मंजू से ही सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे को कौन गायब कर सकता है। इस पे मंजू पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे बेटे को गायब करने वाला मेरे ही पड़ोस का रहने वाला सलीम खान और उसके पिता फजरुद्दीन खान है। हालांकि मंजू जब इन दोनों के नाम लेकर के आरोप लगाती है, पुलिस मंजू से इसकी वजह पूछती है। तब जाकर के मंजू पुलिस वालों से बताती है कि साहब मेरे बेटे संजय ने फजरुद्दीन की बेटी वहीदा से शादी कर लिया है, जिसकी वजह से फजरुद्दीन और उसके पूरे परिवार वाले मेरे बेटे से दुश्मनी रखते हैं। हालांकि मंजू जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस को भी उसके बातों में दम नज़र आता है। इसीलिए पुलिस मंजू के ही तहरीर पे सलीम के घर पे जाती है और बाप बेटे दोनों से संजय के बारे में पूछताछ करती है। इस पे सलीम खान पुलिस वालों को वही जवाब देता है जो इससे पहले मंजू को बता चुका था, जिसकी वजह से पुलिस पूछताछ करने के बाद वापस अपने थाने में आ जाती है और फिर संजय को ढूंढना शुरू कर देती है। पर जैसे ही 3 दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार 21 अगस्त को पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि सैनिक कॉलोनी से थोड़ी दूर झाड़ियों में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उस डेड बॉडी को देख करके
पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि वो डेड बॉडी 3 हिस्सों में बटा हुआ था और लगभग सड़ भी चुका था। पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो उसी घटनास्थल पर संजय की मां मंजू देवी को भी बुलाती है। मंजू जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब उस डेड बॉडी को देखती है तो देखने के बाद चीख चीख करके रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा संजय है। आखिरकार संजय की शिनाख्त हो जाती है। उसके बाद पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर संजू के तहरीर पे सलीम खान और उसके अब्बू फजरुद्दीन के नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और जब इन दोनों से पूछताछ करने के लिए जब इनके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि दोनों ही अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी अब पूरा यकीन कर जाती है कि संजय की हत्या करने वाले यही दोनों हैं। इसीलिए पुलिस अब सलीम खान और उसके अब्बू को ढूंढना शुरू कर देती है। जब एक दिन का समय गुजरता है, दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस अपने खबरियों का सहारा लेती है और जैसे ही खबरियों को काम पर लगाती है, ठीक एक दिन के बाद एक खबरी थाने में जाता है और इन दोनों का लोकेशन पुलिस को बता देता है, जिसकी वजह से पुलिस उस लोकेशन पे जाती है और सलीम खान के साथ साथ उसके अब्बू को भी हिरासत में लेकर जब थाने में पहुंचती है और जब इन दोनों से संजय की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये दोनों ही बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक इन दोनों के तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले। दरअसल मंजू के ही पड़ोस का रहने वाला है फजरुद्दीन, जो दोनों के घर परिवारों में अच्छा खासा तालमेल भी है। भले ही दोनों के परिवार अलग जाति बिरादरी के हैं, लेकिन इतना अच्छा खासा तालमेल है कि जो भी फेस्टिवल पड़ता है अक्सर दोनों परिवार वाले एक दूसरे के त्यौहार में शामिल भी होते हैं। संजय और फजरुद्दीन की बेटी वहीदा, जो दोनों बचपन से एक साथ पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि एक साथ ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, पर जैसे ही दोनों जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं उसके बाद से संजय और वहीदा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि इन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है और जैसे जैसे समय गुजरता है संजय और वहीदा एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों को ही मालूम था कि ये शादी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस शादी में सबसे बड़ा दीवार धर्म और समाज खड़ा हुआ था। संजय और वहीदा को जब पूरा यकीन हो जाता है कि उनके परिवार वाले किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं होने देंगे, आखिरकार दोनों घर छोड़ करके भागने का फैसला कर लेते हैं और फिर अपने बिना परिवार वालों को कुछ बताए ही 1 सितंबर 2017 को अपने अपने परिवार वालों से झूठ बोल करके घर से बाहर निकलते हैं और फिर घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद से संजय वहीदा को लेकर के राजस्थान के अपने पैतृक गांव में लेकर चला जाता है और फिर राजस्थान में पहुंचने के बाद दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और एक साथ ही रहने लगते हैं। लेकिन वहां पे पहुंचकर जब शादी कर लेते हैं और जब इधर वहीदा के परिवार वालों को मालूम चलता है कि वहीदा घर छोड़ करके भाग चुकी है, उसके बाद से वहीदा के परिवार वाले भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। पर जब घर छोड़ करके भागती है, इधर फजरुद्दीन को जब मालूम चलता है कि पड़ोस का रहने वाला संजय भी अपने घर से गायब है, तब जाकर के फजरुद्दीन को शक होता है कि शायद उसकी बेटी को संजय ही भगा करके ले गया है। उसके बाद से फजरुद्दीन संजय और वहीदा को ढूंढना शुरू कर देता है और जब अपने रिश्तेदारों को काम पर लगाता है, आखिरकार फजरुद्दीन को मालूम चल जाता है कि संजय वहीदा को लेकर के राजस्थान में रह रहा है। इसीलिए फजरुद्दीन अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर के राजस्थान में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भी जाता है। तमाम कोशिश तो करता है, पर बावजूद इसके ये दोनों नहीं मिलते हैं। इसीलिए फजरुद्दीन अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर घर वापस आ जाता है। इधर संजय जब वहीदा से शादी करके राजस्थान के अपने गांव में रहने लगता है, समय भी बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। पर जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार 4 महीनों के बाद वहीदा एक दिन अपनी अम्मी के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है कि दरअसल मैं राजस्थान में संजय के साथ रह ही नहीं रही हूँ, बल्कि हमने शादी भी कर लिया है। हालांकि वहीदा जब अपने परिवार वालों से बातचीत कर लेती है
उसके बाद से संजय भी अपनी माँ से बात करता है और सारी बात बताते हुए कहता है कि हम दोनों शादी कर लिए हैं और काफ़ी खुश भी हैं। संजय जब वहीदा से शादी करने की बात अपनी माँ से बताता है तो मंजू भी इस शादी का विरोध नहीं करती है और आखिरकार वहीदा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। पर जैसे ही 1 महीने का और समय गुजरता है तब जाकर के संजय को मालूम चलता है कि दरअसल वहीदा प्रेग्नेंट हो चुकी है। चूँकि राजस्थान में वहीदा का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, आखिरकार 1 महीनों के बाद संजय वहीदा को लेकर अपने घर पे चला आता है। लेकिन वहीदा जब अपने ससुराल में पहुंचती है तो इधर फजरुद्दीन और उसकी पत्नी जा कर के अपनी बेटी से मुलाकात करते हैं और संजय को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी के साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हो तो तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। जब संजय के ऊपर दबाव डालते हैं, संजय अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब संजय के चाचा और मामा को मालूम चलता है, वे लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से संजय अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर पाता है। संजय जब अपना धर्म नहीं बदलता है, उसके बाद से फजरुद्दीन और उसकी पत्नी भी वहीदा का अबॉर्शन करवा देते हैं और फिर संजय के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। लेकिन संजय वहीदा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, जिसकी वजह से दोनों के घर में दुश्मनी पैदा हो जाती है। इधर वहीदा के भाई सलीम खान को जब मालूम चलता है कि संजय ने उसकी बहन से शादी कर लिया है, सलीम अपने गुस्से पे काबू ही नहीं कर पाता है। दरअसल सलीम उसी वक्त ही अपने अबू से कहता है कि क्यों ना हम संजय को मार देते हैं। लेकिन उस टाइम फजरुद्दीन तैयार नहीं होता है, बल्कि फजरुद्दीन बार बार संजय के ऊपर दबाव डालता है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। इसी खींचातानी में लगभग 2 महीने का और समय गुजर जाता है और जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता है, इधर वहीदा दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है। दोबारा जब प्रेग्नेंट होती है और इस बात की जानकारी जब उसके अब्बू को मालूम चलता है तो फजरुद्दीन इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसके बाद से फजरुद्दीन अपनी बेटी को ही धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे पास वापस नहीं आई तो हम संजय को जान से मार देंगे। संजय को जब जान से मारने की धमकी देते हैं, वहीदा भी डर जाती है और आखिरकार अपने परिवार वालों के पास आ जाती है। वहीदा जब अपने अम्मी और अब्बू के पास आ जाती है तो इधर संजय भी एकदम से अकेला पड़ जाता है। दरअसल संजय को जब अपने घर पे मन नहीं लगता है, घटना से करीब 2 महीने पहले फिर से वो राजस्थान प्रदेश के अपने गांव चला जाता है। अपने गांव में जाने के बाद वहीदा के नंबर पे फ़ोन करता है और बीच बीच में उससे बातचीत भी करता है और घर का सारा जायजा भी लेते रहता है। पर जैसे ही 2 महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार अब सलीम खान और उसके अब्बू संजय को मारने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल इन दोनों को यकीन हो जाता है कि ना तो संजय अपना धर्म परिवर्तन करेगा और ना ही मेरी बेटी को छोड़ेगा। इसीलिए अब संजय को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत 15 अगस्त 2018 को सुबह सुबह ही सलीम संजय के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे झूठ बोलता है कि सारा मामला शांत हो चुका है, तुम घर पे आओ और इस विषय पर बातचीत करते हैं। जब इस तरह की झूठ बोलता है, ये सुनकर संजय भी खुश हो जाता है और आखिरकार 16 अगस्त 2018 को सुबह सुबह अपने घर पे पहुंच जाता है। जब अपने घर पे पहुंचता है, सलीम शाम के वक्त संजय को अपनी बाइक पे बिठा करके शराब पिलाने के बहाने से ले जाता है और कहता है कि जहाँ पे मैं तुम्हें ले करके चल रहा हूँ वहाँ पे मेरे अब्बू हैं, चलो हम वहीं पे बैठ करके बातचीत करते हैं। दरअसल उसके बाद से संजय को अपनी बाइक पे बिठा करके इसी सैनिक कॉलोनी के 3 नंबर पहाड़ी के जंगल में लेकर के जाता है, जहाँ पे उसके अब्बू फजरुद्दीन के अलावा उसके 2 दोस्त भी मौजूद थे, जिसमें से एक का नाम है सुमीत और दूसरे का नाम है मोहम्मद अली। सलीम जब संजय को लेकर के वहाँ पे पहुँचता है, उसके बाद से ये चारों मिल कर के संजय को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाते हैं और संजय जब नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से ये सब के सब मिल कर के उसकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से संजय अधमरा हो जाता है। और जैसे ही अधमरा हो जाता है, उसके बाद से सलीम अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से संजय के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से संजय की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से उसी हथियार से संजय की डेड बॉडी को 3 अलग हिस्सों में कर देता है और सारी डेड बॉडी को बगल के झाड़ियों में फेंक देता है।
उसके बाद से सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में सलीम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस संजय के तहरीर पे उसके दोनों दोस्त सुमित और मोहम्मद अली, इन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब संजय की पत्नी वहीदा को मालूम चलता है कि संजय की हत्या उसके परिवार वालों ने ही किया है, तो ये जानकर वो चीख चीख करके रोने लगती है। दरअसल वहीदा अब ये सोच में पड़ जाती है कि वो अपने मायके में रहे या फिर अपने ससुराल जाए। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर